हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या वृद्धजनों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एज। वृद्धजनों की क्या क्या समस्याएं हैं, वृद्धजन या एज्ड पर्सन कौन होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, वृद्धजनों की समस्याओं को कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, उनको इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है, वृद्धजन है उनकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, और वृद्धजनों का कल्याण या उनकी भलाई कैसे हो सकती है। सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ आप सबके सुझाव भी आमंत्रित होंगे भी वृद्धजनों के जो समस्या हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। वृद्धजन कौन है, उनके लक्षण क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। आमतौर पर काम सरकारी सेवा या काम धंधे से जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसको बुजुर्ग कहा जाता है, और ये एक मानवीय अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये अवस्था आती है। अब काम से रिटायर होने का कारण ये है कि वो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अब कोई काम करने के लायक नहीं रहता या अपनी पूरी कुशलता के साथ अब वो काम नहीं कर पाता। तो वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, आधुनिक पीढ़ी के द्वारा उस व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसके अनुभव को अनदेखा कर दिया गया। इसीलिए बुज़ुर्गों की समस्याओं का हमें अध्ययन करना पड़ रहा है, बुज़ुर्गों की समस्याओं के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बुज़ुर्गों के अनुभव को अनदेखा करके उनके एक तरफ दरकिनार कर दिया गया और उन पर बहुत सारी प्रताड़नाएँ, कटाक्ष या फिर उनको बहुत अधिक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बुजुर्ग कौन है। देखिए स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो 60 या 60 साल से अधिक का हो चुका हो, जिसके मुंह में दांत न रहे हों, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हो, देखने की क्षमता कम हो गई हो, सुनने की क्षमता कम हो गई हो, और जिसका शरीर है वो शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो गया हो, बाल सफ़ेद हो गए हों या फिर झड़ गए हों, उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण न रहा हो, इस तरह का व्यक्ति बुजुर्ग कहलाता है। तो इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं वृद्धजनों की समस्याएं क्या है और वृद्धजन हम किसे कहते हैं। वृद्धावस्था मानवीय जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से इतना असहाय व दुर्बल हो जाता है कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी दूसरों का जो सहारा बना था, आज वो दूसरे के सहारे पर निर्भर हो जाता है। ये उम्र का तकाजा है। यह अवस्था मानवीय जीवन की अवश्यम भावी अवस्था है, परंतु जब किसी समाज में वृद्धों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगे और वृद्धावस्था एक श्राप बन जाए, तब वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। नगरीकरण व औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। एकल परिवारों में वृद्ध व्यक्ति को एकल परिवार में वृद्ध व्यक्ति को और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकल परिवार में परिवार के सदस्य अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो बुजुर्गों की पूरी तरह से न तो देखभाल कर पाते हैं और न ही उनका ध्यान रख पाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग है वो एकांकीपन भी महसूस करते हैं, और इस एकांकीपन के कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें अनेक रोग घेर लेते हैं। दूसरा, आधुनिक पीढ़ी द्वारा उन्हें परंपरावादी और रूढ़िवादी कहकर उनके ज्ञान व अनुभव का मजाक उड़ाकर उसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाता है और बुजुर्गों को नकारा समझा जाने लगा है। बुजुर्ग संपत्ति के लिए अपनी संतानों के तथा लूटपाट के लिए आवारा तत्वों के निशाने पर है। इसीलिए हमें बुजुर्गों की समस्याओं के अध्ययन करने की ज़रूरत है। बुजुर्ग कौन है, हु इज एज्ड। सामान्यतः 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को वृद्ध या बुजुर्ग कहा जाता है। कहीं पर 60 वर्ष या इससे अधिक व्यक्ति को वृद्ध या बुजुर्ग माना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा भी 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को बुजुर्ग मानकर उन्हें आर्थिक सहायता सुरक्षा देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के होने पर धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होने लगता है। उन्हें सुनने, दिखने, चलने फिरने आदि में परेशानी आने लगती है तथा साथ साथ विभिन्न भयंकर बीमारियां भी उसे घेर लेती है। वृद्धावस्था के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। अब वृद्धावस्था के लक्षण क्या है, तो कम सुनना, उसे कम सुनाई देने लगेगा, दिखाई भी कम देने लगेगा, क्योंकि निरंतर काम करने से उसकी जो इंद्रियां हैं उनकी पावर या शक्ति कम हो जाती है।
चलने में तकलीफ, क्योंकि उसके पाँव जवाब दे जाते हैं, पाँव कमज़ोर हो जाते हैं, घुटनों में दर्द रहने लगता है जिसे चलने में तकलीफ होती है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, अमियों के चेहरे की चमड़ियाँ वो लटक जाती है, त्वचा ढीली पड़ जाती है, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्मरण शक्ति या याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, शरीर में अनेक बीमारियां घर कर लेती है, मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता। जैसे कई बार बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो उनका बाथरूम वगैरह हम देखते हैं कि बिस्तर में ही निकल जाता है। इसका तात्पर्य क्या, उनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। शरीर का झुक जाना, शरीर व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण, कमजोरी के कारण झुक कर चलने लगता है, जोड़ों व घुटनों में दर्द रहता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बोलने में भी तकलीफ होती है, दांत भी गिर जाते हैं, खाने में दिक्कत होती है। ये सब लक्षण है बुजुर्ग की। वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? वृद्धजनों की हम समस्याओं के बारे में जानते हैं तो देखेंगे, कभी एक ऐसा समय भी था जब वृद्धजनों या बुजुर्ग व्यक्तियों का बहुत अधिक मान सम्मान था। उसे एक बहुत महत्वपूर्ण पूंजी माना जाता था और उनका इज्जत मान सम्मान बहुत अधिक था। घरों में बुजुर्गों से बच्चे कहानियाँ सुनते थे और वो समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन भी थे। परिवार, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने पूरे परिवार के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया और अपने बच्चों के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही बच्चे उसे डांटते हैं, दुत्कारते हैं, उपेक्षा करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं और उस वृद्धावस्था को उन्होंने एक नरक की ज़िंदगी के समान बना दिया है। तो इसमें जो ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने पूरा खून पसीना बहाया, सुख दुख की भी चिंता नहीं की, और आज उन्हीं बुजुर्गों को जब परिवार में किसी तरह की कोई स्थान नहीं है, परिवार से बेदखल कर दिया जाता है, और ऐसे लोग जब वृद्ध आश्रम का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मानवता पर वो एक कलंक, इस तरह की गतिविधि मानवता पर एक कलंक और धब्बे के समान है। तो इस वृद्ध जनों पर बहुत सारे अत्याचार की घटनाएं भी हम देखते हैं। गुजरात के अंदर हमने देखा, एक प्रोफेसर उसकी डॉक्टर वाइफ दोनों ने मिलकर अपनी अपंग माँ को तीसरी मंजिल से फेंक कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी तरह से हमने 2008 के अंदर देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति न्यायालय में गया अपने पुत्र से गुजारा भत्ता की मांग के लिए, और एक तमिलनाडु के ईरोड जिले में हाथ पैर से लाचार 75 वर्षीय माँ को उसकी बेटी ने कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया। तो ये निसंदेह मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जो दिन प्रतिदिन हम अखबारों के अंदर भी देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं बुजुर्गों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं, उपेक्षा। सबसे पहली समस्या ये है कि बुजुर्गों को उपेक्षित कर दिया गया। उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को, उनकी इतनी मेहनत को समाज ने, नई पीढ़ी ने दरकिनार कर दिया और उसे किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। एकांकी परिवार में तो बुजुर्गों की स्थिति और भी दयनीय है, क्योंकि जो पति पत्नियों और बच्चे हैं, वो केवल एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को ही देखना पसंद करता है, वो अपने माँ बाप को अपने साथ देखना पसंद नहीं करता है। ये वही माँ बाप हैं जिसने अपनी संतान के सुख के लिए अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। तो वो माँ बाप आज जब उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं तो निस्संदेह ये सोचने का विषय है, कुछ करने का विषय है। प्रताड़ना, केवल बुजुर्ग हैं वो उपेक्षा का ही शिकार नहीं होते, बल्कि उनको विभिन्न तरह की प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। आज उन बुजुर्गों को तानने या उन पर कटाक्ष भी, उनकी संतान के द्वारा उन पर कटाक्ष भी किया जाता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। जबकि एक जो बुजुर्ग है, माँ बाप है, वो अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन बुजुर्गों के साथ संपत्ति के लिए, बंटवारे के लिए मारपीट तक की जाती है, गाली गलौज तक की जाती है। तो ये सोचने का विषय तो है। तो बुजुर्गों की दूसरी महत्वपूर्ण जो समस्या है वो प्रताड़ना है। उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अपनों के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। रोगग्रस्ता व दुर्बलता, बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपने युवा अवस्था के अंदर बहुत अधिक काम करता है, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करता है, चिंताएं सहन करता है और निरंतर कार्य करता है अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए। और वो इतना अधिक कष्ट सहन करता है ताकि बुजुर्ग अवस्था में, वृद्ध अवस्था में उसका शरीर जवाब दे जाता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। वो मेहनत युवा अवस्था में ये मेहनत करता है अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके शरीर बुजुर्ग अवस्था में, युवा अवस्था की मेहनत के कारण उसका शरीर दुर्बल हो जाता है,
विभिन्न रोग, गठिया के बाव, शरीर में दर्द रहना, पेट खराब रहना, सुनाई न देना, दिखाई न देना, चल न पाना, इस तरह के बहुत सारे रोगों का वो शिकार हो जाता है। हिंसा के शिकार होना। बुज़ुर्गों की एक और समस्या ये है कि बुज़ुर्गों को इस उम्र के अंदर, जिस उम्र में वो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, मारपीट या हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ये हिंसा जो अकेले माँ बाप या बुज़ुर्ग व्यक्ति अकेले रहते हैं, उन्हें असामाजिक तत्वों के द्वारा लूटपाट का सामना करना पड़ता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है, उनके साथ मारपीट होती है। तो वहीं पर भी उनकी खुद की संतानों के द्वारा संपत्ति के लिए उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। मान लीजिए 2 संतान हैं, तो कोई भी उन्हें बुजुर्ग अवस्था में अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। संपत्ति के लिए उनके साथ मारपीट की जाती है, संपत्ति के लिए उनको निकाल दिया जाता है और मजबूर होकर वृद्धावस्था में वो रहने के वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में रहने के लिए वो मजबूर होते हैं। आत्मसम्मान का न होना बुजुर्गों की एक और समस्या है कि इन्हें उचित आत्मसम्मान नहीं मिलता। कभी किसी ने बुजुर्ग ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आज जिस संतान के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, जिसके लिए धूप छाँव में मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वह कहीं कहीं से कर्जा उठा रहा है, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा है, वही संतान एक दिन उसको नकारा कहकर उसकी उपेक्षा कर देगी, उसकी बात को कोई महत्व नहीं देगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। आज युवा पीढ़ी या आधुनिक पीढ़ी है, वो बुजुर्ग व्यक्तियों को परंपरागत और रूढ़िवादी कहकर उनकी बातों की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देती है और उनकी बातों को सिर्फ बकवास समझती है, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। घर में जब भी कोई निर्णय होता है तो बुजुर्गों से पूछा नहीं जाता, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कोई नई घटना घटित होती है, कोई विवाह शादी का प्रोग्राम है, तो बुजुर्गों से पूछा नहीं जाता, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो आत्मसम्मान का न होना भी बुजुर्गों की एक समस्या है। वैचारिक मतभेद एक बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है कि युवा पीढ़ी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। युवा पीढ़ी आधुनिक है, समाज के परिवर्तन को स्वीकार करने वाली है, परिवर्तन के बहाव में बहने वाली है, जबकि बुजुर्ग पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी है, वो परिवर्तन विरोधी है, रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। तो उन दोनों पीढ़ियों में एक जनरेशन गैप आ जाता है। उस जनरेशन गैप के कारण उनके वैचारिक मतभेद होते हैं, जिससे युवा और बुजुर्गों में निरंतर तनाव चलता रहता है और अंततः प्रताड़ित बुजुर्गों को ही होना पड़ता है। एकांकीपन एक बहुत बड़ी समस्या है। एकांकीपन एक सामाजिक समस्या तो है ही, ये पूरे युवा व्यक्ति को भी नष्ट कर देती है, तो बुजुर्गों की तो फिर इसके सामने हिम्मत ही क्या है। वृद्धावस्था पर तो इसका दुष्प्रभाव और भी अधिक पड़ता है। एक माँ बाप जिसने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसके हर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया, पूरी जिंदगी भागदौड़ करता रहा, उसी बुजुर्ग व्यक्ति को एकांकीपन एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब इतना कुछ करने के बाद उन्हीं संतान के द्वारा जब बुजुर्ग अवस्था में अपने माँ बाप को अलग कर दिया जाता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है, उसके मन पर क्या बीतती है, ये हम सब जानते हैं। और इस भौतिकवाद की दौड़ में जहाँ पर बच्चे हैं, पोते पड़पोते हैं, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, माँ बाप अपने काम में व्यस्त हैं, तो बुज़ुर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ जो ये स्मार्टफोन आए हैं, सभी अपने फ़ोन में बिजी है। माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, वो पास बैठे रहते हैं, परंतु सभी फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसमें इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कोई बुज़ुर्ग उनके पास बैठा है। तो वो उन अपनी संतानों के द्वारा वो उपेक्षित हैं और एकांकीपन महसूस कर रहे हैं। और एकांकीपन है वो सबसे खतरनाक सामाजिक समस्या है। एल्डर एब्यूज इन इंडिया WHO कंट्री रिपोर्ट 2002 के अनुसार एकांकीपन के साथ जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्गों की संख्या 10% है। शारीरिक व मानसिक दुर्बलता शारीरिक व मानसिक, जब व्यक्ति एकांकीपन रहेगा और एक उम्र अधिक होने के कारण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो उसमें उसे विभिन्न बीमारियां घेर लेती है। उसके शरीर के अंदर सुनने, दिखने, चलने फिरने, खाने पीने की तो समस्याएं आती है। मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक जो ये एकांकीपन है, ये जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मानसिक अवसाद बन जाता है, व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। आर्थिक तंगी,
जब युवावस्था में व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, अपने बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बच्चों के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई, अच्छे कपड़े, जूते, अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था के लिए उसने कुछ बचा कर नहीं रखा। और वृद्धावस्था में अब उसकी जमा पूंजी के नाम पर वो नालायक, बेशरम और निर्लज्ज संतानें हैं जो ये कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया था। तो वृद्धावस्था में सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक समस्या है। जब जैसे कोई बुजुर्ग महिला है, वो उसकी लड़की घर पे आए तो उसको सूट या फिर कुछ आर्थिक मदद देना चाहे तो वो दूसरों पर निर्भर है, उसके पास आर्थिक पैसे नहीं है, या अपना कुछ अच्छा खान पान करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कपड़े अच्छे पहनने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कहीं जाना चाहे तो वहाँ जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो बुजुर्ग है वो आर्थिक रूप से दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके साथ साथ अनुभव की अवहेलना। बुजुर्ग है, उन्होंने अपनी जिंदगी के और कठोर मेहनत के, ज्ञान अर्जन के लगभग 60 साल लगाए। उन 60 सालों को युवा पीढ़ी ने उसको परंपरावादी और रूढ़िवादी कहकर एकदम से नकार दिया, उसको उपेक्षित कर दिया, उसको अलग कर दिया, किनारे कर दिया। तो उनकी अनुभव की अवहेलना की गई। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनकी बात, उनसे न तो बात की जाती है, न उनकी राय ली जाती है, न उनकी बात मानी जाती है। तो उन्हें दुख होता है, तकलीफ होता है, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। तो हम देखते हैं बुजुर्ग है वो एकांकीपन है, उपेक्षित है, हिंसा के शिकार हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं उनके, आर्थिक रूप से वो दूसरों पर निर्भर है या आर्थिक रूप से तंग है। इस तरह की सामाजिक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब हम पढ़ने रहे हैं वृद्धजनों के कल्याण हेतु किए गए कार्य। वृद्धजनों के कल्याण का मतलब इस तरह की सामाजिक समस्याओं का सामना वो न करें। तो इसके लिए क्या कल्याण कार्य किए गए हैं? तो 1999 में वृद्धजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया था, और इस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वृद्धजनों की देखभाल का जो उत्तरदायित्व था वो उसके परिजनों पर ही डाला गया। उसके जिम्मेवारी, वृद्धजनों के या बुजुर्गों के देखभाल की जिम्मेवारी उसके परिजनों पर डाली गई, और सरकारी स्तर पर इस लेवल पर राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का भी गठन किया गया। 20 मार्च 2008 को लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका नाम था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन विधेयक 2007। इस विधेयक के अंतर्गत भी बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेवारी है उसकी संतानों पर ही डाली गई, उनके परिवार के सदस्यों पर डाली गई। और साथ साथ में इस विधेयक में अपने अधीन आने वाली सरकारों को यह निर्देश भी दिया गया कि वो ओल्ड एज होम्स खोलें। ओल्ड एज होम्स का मतलब वृद्ध आश्रम खोलें, और वहाँ पर बुजुर्गों को भरण पोषण के लिए या फिर कानूनी अधिकार, इस विधेयक के द्वारा बुजुर्गों को भरण पोषण, और यदि उनकी संतान देखभाल न करे तो उनके विरुद्ध न्यायालय में जाकर अधिकार मांगने का हक भी मिला। इसके अलावा जो 1993 में सामाजिक सुरक्षा संस्थान एसएसएफ है, इस विधेयक एसएसएफ इस संस्थान के द्वारा बुजुर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारों ने बुजुर्गों को अपनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत भी की गई। वृद्धजनों के कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन। जो सरकारी प्रयास किए गए उनसे वृद्धजनों का कल्याण हुआ या वो अपनी सामाजिक समस्याओं से उबर पाए या नहीं उबर पाए। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन विधेयक 2007, जो कि पेरेंट्स को यह अधिकार देता है कि उसकी संतान उसकी देखभाल नहीं करती है तो संतान के विरुद्ध वो न्यायालय में जा सकता है। तो पेरेंट जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये केवल कागजी है। यदि यथार्थ में देखें, वास्तविक रूप से देखें, तो एक व्यक्ति जिसने अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी युवावस्था न्यौछावर कर दी, दिन रात मेहनत की और पूरी अपनी जमा पूंजी थी वो सारी उसके ऊपर लगा दी, तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के विरुद्ध न्यायालय में जाएगा? वो कदापि नहीं जाएगा। तो यह जो विधेयक है यह व्यावहारिक रूप से अपना जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर पाया। वृद्धावस्था पेंशन। दूसरा ये था कि जो सामाजिक सुरक्षा संस्थान 1993 में स्थापित किया गया था, उनके प्रयासों के कारण लगभग सभी सरकारों ने वृद्धावस्था के में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुजुर्ग लोगों को पेंशन की सुविधा शुरू की थी। वो पेंशन की सुविधा शुरू की गई थी, उससे भी
बुजुर्गों का कल्याण में अधिक योगदान नहीं रहा, क्योंकि वो पेंशन की सीमा बहुत कम थी। वो दान जैसे रुपए थे, बहुत कम थे, जिससे उनकी 2 टाइम की रोटियां भी नहीं बन सकती थी। तो इससे बुजुर्गों का भला होने वाला नहीं है। सरकारी सुविधाएं, सरकार के द्वारा जो बुजुर्गों को सुविधाएं दी गई, वो सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं रही, क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन अधिक है, वृद्धावस्था अस्पताल है, वृद्ध आवास सुविधाएं दी गई है, वृद्धावस्था केंद्र खोले गए हैं, और कुछ एक देशों में वृद्धावस्था के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी देखभाल करने के लिए बुजुर्ग सहायता भत्ता भी दिया जाता है। इसके साथ साथ टैक्स में भी छूट दी जाती है, और बुजुर्गों के कल्याण की जिम्मेवारी कुछ एक देशों में पूर्णतः सरकार की भी है। तो भारत की यदि हम बात करें तो जो सरकारी प्रयास है बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित, वो पर्याप्त नहीं है, वो नाकाफी नहीं है। इसके पश्चात बुजुर्गों के कल्याण, वृद्धजनों के कल्याण हेतु सुझाव की बात करते हैं भी। इनका किस तरह से इसको बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सजेशंस फॉर वेलफेयर ऑफ एज्ड, यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके यदि कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, आप सबका वेलकम है। जन चेतना, बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो जन जागृति करके उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। युवाओं में और बच्चों में, सभी में ऐसे संस्कार भरे जाएं, उसमें पूरे समाज के अंदर सामाजिक चेतना पैदा की जाए, एक आंदोलन बनाया जाए बुजुर्गों की देखभाल करने का, उनके मान सम्मान करने का, उनकी तरफ ध्यान देने का। तो जन जागृति के द्वारा बुजुर्गों का कल्याण किया जा सकता है। कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर बुजुर्गों को, यदि उनकी संतान नालायक है, निकम्मी है, बेशरम है और उनको घर से बेदखल करती है, मारपीट करती है, उनको प्रताड़ित करती है, तो उनके विरुद्ध कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। वृद्धावस्था के लिए बचत करना, और जो युवा व्यक्ति है उनको कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में वो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर न रह सकें। बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अब ये भौतिकवाद के समय के अंदर हमें केवल पैसों के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में वो उनकी आज्ञा की अवहेलना या उनको अनदेखा करने की हिम्मत न कर पाए, उनके ऐसे संस्कार न हों कि वो उनकी अवहेलना करें। वृद्ध आश्रम खोलना। इसके साथ साथ सरकार और गैर सरकारी संगठन को भी चाहिए कि वृद्धों को, बुजुर्गों की देखभाल के लिए अधिक से अधिक वृद्ध आश्रम खोले जाएं, ताकि बुजुर्गों को इधर उधर भटकना न पड़े। वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा कार्य की व्यवस्था करना। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार को लघु व कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, दूसरा जब वहाँ पर काम करेंगे तो उनका शरीर एक्टिव रहेगा, तीसरी बात जब बहुत सारे बुजुर्ग मिलकर एक जगह पर काम करेंगे तो वो पूरे मान सम्मान के साथ काम कर पाएंगे, और उनमें आपस में बोलचाल होगा तो वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित या मानसिक रोगी भी वो नहीं होंगे। तीसरा, घर वालों को भी वो अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो पैसे कमा रहे होंगे। क्योंकि बुजुर्गों की जब हम समस्याएं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम जब तक यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पर काम करने लगे हैं। युवाओं द्वारा एनजीओ बनाकर वृद्धजनों की सेवाएं करना। युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए। उन्हें विभिन्न एनजीओ बनाकर वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। ऐसे उपेक्षित, प्रताड़ित जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको समझाना होगा। समझा बुझाकर, जन चेतना करके युवाओं के द्वारा बुजुर्गों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उपेक्षा करने वाली संतानों पर कड़ी कार्रवाई। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा अपने बुजुर्ग माँ बाप की उपेक्षा करने वाले संतानों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ माता पिता की अच्छी देखभाल करने वाले जो लोग हैं, जो माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, दुख के अंदर उनके पूरे साथ देते हैं, ऐसे लोगों को एक मिसाल देकर, एक उदाहरण देकर समाज के सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको सम्मानित करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करे। कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। बुजुर्गों को यदि अपना हक न मिले, उनको प्रताड़ित किया जाए, तो बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनको सरकार के द्वारा, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा कानूनी सहायता, अपने संतानों के विरुद्ध कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवानी चाहिए। वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार
समाज के लोगों को भी चाहिए भी अपने आसपास में यदि कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ बाप की अवहेलना करता है, उनका अपमान करता है, तो उनका सामाजिक बहिष्कार हो। सख्त नियम, बुजुर्गों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों के विरुद्ध को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सख्त नियम बनाने चाहिए, कड़े नियम बनाने चाहिए। स्वयं सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए बुजुर्गों के देखभाल की। उनके लिए अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उनके लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। उचित सुविधाएं बुजुर्गों को चिकित्सा की हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे खान पान की हो, इस तरह की प्रत्येक उचित सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। काउंसलिंग करना, जो बुजुर्ग मानसिक रूप से परेशान है, जिनको अपनी संतानों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उन बुजुर्गों की समय समय पर काउंसलिंग भी करनी चाहिए। इसमें युवा पीढ़ी, सरकार और गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन भी शुरू करनी चाहिए। और वृद्धावस्था पेंशन कम नहीं होनी चाहिए, इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि बुजुर्ग अपनी 2 टाइम की रोटी का भी उससे प्रबंध न कर सके। ये तो बुजुर्गों के साथ एक भद्दा मजाक होगा। बुजुर्गों की पेंशन इतनी होनी चाहिए जिससे वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और जो संतान अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करती है, उनको प्रताड़ित करती है, अत्याचार करती है, उनके साथ मारपीट करती है, ऐसी संतानों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर देना चाहिए। उपेक्षा करने वालों को सरकारी नौकरी से वंचित। इसके साथ साथ सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ बाप की, दादा दादी की उपेक्षा करता है, प्रताड़ना करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है या हत्या करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं से वंचित कर देना चाहिए। स्वयं युवाओं को पहचानना होगा, स्वयं युवाओं को इस बात को पहचानना होगा, जानना होगा कि कभी वो भी बुजुर्ग होंगे। आज जो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कभी उसकी संतान उनके साथ भी ऐसा ही करेगी। तो इसमें स्वयं युवाओं को पहचान कर आगे आना होगा और बुजुर्ग है उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना होगा। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल देखने को मिली बुजुर्गों के कल्याण के लिए, कि हरियाणा सरकार ने कॉलेज के बच्चों में विशेषकर एनसीसी, एनएसएस और अन्य जो स्वयं सेवक है जो सेवा करना चाहते हैं, उनको अर्न व्हाइल लर्न के तहत उन बच्चों को बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर दिया गया। प्रत्येक बच्चे को जो इसमें आना चाहता था, उनको एक एक गांव के अपने नियर बाई विलेज में, अपने पास के गांव में या वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की निश्चित कर दिए गए भी आप इसी बुजुर्ग की सेवा करेंगे, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसके बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले। इससे जन चेतना भी आती है और एक जो युवा बच्चा है वो बुजुर्ग की समस्याओं से भी रूबरू होता है। तो इस तरह के सरकारी प्रयास और समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए। सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। वृद्ध जन कौन है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वृद्ध जनों के प्रमुख लक्षण क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वृद्धावस्था की कोई 3 समस्याएं बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वृद्ध जनों के कल्याण हेतु सुझाव दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, वृद्ध जन कौन है, इसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वृद्ध जनों के कल्याण हेतु सुझाव दें। 16 नंबर का क्वेश्चन, वृद्ध जनों से आप क्या समझते हैं, इनके कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करें। ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या वृद्ध जन मान सम्मान के हकदार नहीं है? क्या वृद्ध जनों को, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की अपनी संतानों के लिए, उनको उचित मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।